अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया के अंदर जो हड़तालें हैं उनका राज जारी है। हमने अपने प्रोग्राम में बारहा तस्करा किया है जो NHS के मसाइल है उसको लेकर। पहले NHS का अमला हड़तालों पर रहा, फिर जूनियर डॉक्टर्स हड़तालों पर रहे और अब एक नई हिकमत अमली सामने आई है। शराइत पूरी ना होने के बाइस और मुतालबात मंजूर ना होने के बाइस अब कंसल्टेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स ने एक मरबूत हिकमत अमली बनाई है जिसके मुताबिक वो अब मिलकर हड़ताल करेंगे। अगर वो मिलकर हड़ताल करते हैं तो NHS के जो ऑपरेशंस हैं, जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं, NHS वो देने से कासिर हो जाएगा। और ये आए दिन जो हड़तालें हैं, ये सिलसिला जो दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था, इन हड़तालों के बायस अगर हम बात करें तो फ़िल वक्त 8,85,514 जो अपॉइंटमेंट्स और ऑपरेशंस हैं वो मनसूख हो चुके हैं। और इसी तरह अगर हम कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ के आदाद-ओ-शुमार भी इसमें शामिल कर लें तो तकरीबन यहाँ पे 9,40,000 से ज़्यादा ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो बाज़ाब्ता तौर पे जिनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। अब वजह यह है कि डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स पहले मुतालबात करते रहे कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। फिर अब कंसल्टेंट्स की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है, स्टाफ पहले ही कर चुका है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ऑफ़र दी जाती रही है वो इंतहाई कम है और वो डिमांड्स के मुताबिक नहीं है, जिसके बायस ये हड़तालों का सिलसिला जारी है। बैकलॉग बढ़ रहा है, अपॉइंटमेंट्स मनसूख हो रही हैं, ऑपरेशंस मनसूख हो रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो बरतानिया के अवाम हैं, क्योंकि बरतानिया के अंदर जो इलाज मुआलजा है, NHS का जो इलाज मुआलजा न सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया में इसको एक मिसाली और मयारी सर्विस के तौर पे जाना जाता है। लेकिन ये जो मसाइल हैं और इसके साथ साथ जो वसाइल की कमी है, इसके बायस हम ये देख रहे हैं बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है, लोग मुतासिर हो रहे हैं, आवाम को बर वक्त इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं मिल रही हैं। और अगर ये डॉक्टर्स के मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर NHS का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके क्रेडेंशियल्स पे जो कुछ है क्या अब वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत से सवालात हैं जिनके बारे में आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हमें डॉक्टर अशरफ चौहान साहब ने ज्वाइन किया है बरतानिया से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इमरान साहब भी बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान अराई साहब बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब भी हमारे साथ हैं, बरतानिया से ही NHS कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, अब जूनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स मिलकर हड़ताल करेंगे तो कौन चलाएगा ये अस्पताल और ये इलाज मुआलजे के जो सारे उमूर हैं? जी फैसल, ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पहले जैसे आपने बताया जूनियर डॉक्टर्स कर रहे थे तो कंसल्टेंट्स जो हैं वो कवर दे रहे थे, एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ कैंसलिंग देयर वर्क। अब जो ये जो जॉइंट जो स्ट्राइक हो रही है इसमें ये होगा कि कंसल्टेंट और कुछ जूनियर डॉक्टर होंगे मौजूद हॉस्पिटल में इमरजेंसी कवर के लिए, और इसको जो कहते हैं क्रिसमस डे कवर, जैसे कि क्रिसमस डे पे कवर होता है, उसमें कोई रेगुलर डॉक्टर वार्ड्स में नहीं होते, सिर्फ ऑन कॉल डॉक्टर्स जो हैं वो वार्ड को कवर करते हैं। ऑन कॉल कंसल्टेंट्स जो होंगे वो हॉस्पिटल में होंगे, और इसके अलावा जो जूनियर डॉक्टर A&E का कवर दे रहे हैं और कंसल्टेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इसमें ये है कि पेशेंट सेफ्टी को देखते हुए जो एसेंशियल कवर है वो तो दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो रेगुलर वर्क होता है जैसे कि ऑपरेशन और सर्जरीज वगैरह होती हैं, क्लिनिक्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर कैंसिल करनी पड़ेंगी। कुछ क्लिनिक्स जो हैं वो चलती भी रहती हैं, डिपेंड करता है कि कौन से कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी नहीं, मैं स्ट्राइक नहीं कर रहा हूँ, मुझे करनी है क्लिनिक और आप उसको कैंसिल ना करें। ज़ाहिर है वो वर्कलोड उनका बढ़ता जाता है, इसलिए भी ये कहते हैं, और हर एक जो है इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये ज़्यादातर यही है कि जो क्रिसमस डे कवर दिया जाएगा इसमें, कि जो लोग ऑन कॉल हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद होंगे, और पेशेंट जो सेफ्टी है उसके मद्देनज़र जूनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट जो भी ऑन कॉल होंगे वो मौजूद होंगे हॉस्पिटल में। सही है। तो आप समझते हैं डॉक्टर इमरान साहब की इस स्ट्रैटेजी से गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा, और गवर्नमेंट ने अगर प्रेशर लेना होता तो वो तकरीबन 8-10 महीने से ये सिलसिला जारी है, वो पहले ही ले लेते प्रेशर? नहीं, मेरे ख्याल में प्रेशर तो ज़रूर बढ़ेगा,
वजह ये कि अगर हम करंट सिचुएशन देखें, वैसे भी अपार्ट फ्रॉम ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें जूनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स मिल के ज्वाइंटली इन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो है वो सर्विसेज नहीं देंगे, मेजॉरिटी उनमें से सर्विसेज नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वैसे भी आप देख लें तो क्यू इतनी लंबी है पहले ही कि फॉर एग्जांपल अगर आप, मेरा ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है, तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में देखें, बाज़ एरिया में साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो नॉन क्लिनिकल सपोर्ट है, ऑफ कोर्स इवन क्लिनिकल साइकेट्रिक सर्विसेज में देखें 8-8 9 महीने का कुछ हेल्थ बोर्ड्स में जो वेटिंग टाइम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना सीवियर जो पहले वेटिंग टाइम है, इस पे और प्रेशर बढ़ जाएगा। जो कि प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऑफर किया और बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने, मैंने पढ़ा है कहीं पे, और उन्होंने बताया कि 6% से ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं देंगे, जबकि कार्स जो है ना अप टू 20% इंक्रीज किए हैं सैलरी की। तो 1250 पाउंड लमसम देने का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हेल्थ सेक्टर भी है। तो मुझे लगता नहीं है ये होगा, ये कामयाब हो सका। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि 1 बिलियन पाउंड से ज्यादा पहले ही लॉसेस हो चुके हैं इन स्ट्राइक की वजह से। आप सोचें जरा, 1 बिलियन पाउंड के लॉसेस पहले ही हो चुके हैं। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, यूनियंस के साथ यूनियनाइज किया है उन्होंने, वो मिलके अभी कर रहे हैं। ये लॉसेस फर्दर अब 3 डेज में ये 3 डेज ये हो जाएंगे। फिर फरवरी के एंड तक जो उनकी यूनियंस हैं उन्होंने कॉल दे दी है, उन्होंने अप्रूवल दे दी है अपने मैनेजर्स को। तो आप देख लें, फिर क्रिसमस टाइम में भी ये कर सकते हैं, विंटर में तो प्रेशर और ज्यादा सर्विसेज पे बढ़ जाता है, हर तमाम सर्विस में बढ़ जाता है। एक्सीडेंट एमरजेंसी सबसे ज्यादा होती है, और ड्रग एंड अल्कोहल जिसमें सब्सटेंस यूज और मेंटल हेल्थ मेरा ताल्लुक है, उसमें ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है बहुत ज्यादा। तो प्रेशर ना सिर्फ फैमिलीज पे, डॉक्टर्स पे बढ़ेगा, इसका इकोनॉमिक प्रेशर गवर्नमेंट पे बढ़ेगा, उसके कंसिक्वेंसेस बहुत डायर हैं मेरे ख्याल में। सही है। अच्छा डॉक्टर अशरफ साहब, अब कंसल्टेंट्स की डिमांड्स क्या हैं, वो कितना रेज चाह रहे हैं? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं चेयरमैन हूँ कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ NHS, जिसका मतलब ये है कि मैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है कंजर्वेटिव, उसके साथ मेरा ताल्लुक है, और मैं हेड करता हूँ जो कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और वो हैं। मैंने इस सिलसिला में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है, और कल रात को भी एक्स प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे से थी हमारा मीटिंग थी, और स्टीव बार्कले से मैंने कोई काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू हुई है। मैं बहुत इनसाइट जानता हूँ जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक तो सारे लोग इस स्ट्राइक में शामिल नहीं हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि BMA जो है वो यूनियन है डॉक्टर्स की, जिसकी काफ़ी बैकिंग लेबर पार्टी के साथ है। तो उनका, गवर्नमेंट का ख्याल है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन है, जिस तरह रेलवे में भी हो रहा है या बाकी टीचर्स एसोसिएशन, यूनिसॉन और वो सारे ग्रुप कर रहे हैं। और तीसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, डॉक्टर अशरफ साहब, खता कलामी की मुआफ़ी गुफ्तगू से आपके साथ यहीं से जोड़ेंगे, एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फ़हीम, हम डॉक्टर अशरफ चौहान साहब की तरफ भी जाएंगे। कंसल्टेंट्स की डिमांड्स क्या हैं? देखें फैसल, कंसल्टेंट की डिमांड भी वही हैं जो जूनियर डॉक्टर्स की हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स की जो सैलरीज हैं वो फ्रोजन थी। पिछले 10-15 साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और उसके अलावा जो आप देखें कीमतें चीज़ों की बढ़ती चली जा रही हैं, फ्यूल प्राइसेस और ये सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, एनर्जी के जो है गैस, बिजली, ये सब बिल बढ़ रहे हैं। तो आपको जाहिर है कि आपकी तनख्वाह को भी बढ़ना चाहिए उसी हिसाब से। तो हमारी डिमांड भी वही है तकरीबन जो बाकी जूनियर डॉक्टर्स की है, कि वो भी, उनको भी परेशानी है और हमें भी परेशानी है कि इस ऐसे हालात में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। चीज़ों की कीमतें जो नॉर्मल यूज़ की हैं उनकी ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। जो चीज़ आपको 1 पाउंड की मिलती थी पहले, वो अब 2 पाउंड की मिल रही है। तो इन हालात में अगर फैमिली के साथ देखें ना, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कंसीडर की जाती हैं। घर के किराए हैं, मॉर्गेजेस हैं, स्कूल के खर्चे हैं, ठीक है, फ्यूल का खर्चा है, ग्रोसरी है, ये
तो उसमें मुश्किल हो जाता है कि आपकी सैलरी 10 साल 15 साल से वही है और जो चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही है। तो कंसल्टेंट की डिमांड भी वही है जो बाकी लोगों की है, और इसमें रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कह दिया कि ये जी मेरी फाइनल ऑफर है, और फिर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए अनअफोर्डेबल है, और ये 2 बिलियन पाउंड इसमें खर्च होंगे। लेकिन ये आप देखें कि जो स्ट्राइक की वजह से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसमें और ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो एक ये कि एक मिडिल किसी ग्राउंड पे अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो वो अच्छा है। 6% और 35% में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गवर्नमेंट को थोड़ा ऊपर आना चाहिए, और डॉक्टर्स जो हैं वो भी आई होप के वो दे विल बी एग्रीएबल टू अ स्लाइटली लोअर पे ऑफर, जो जैसा कि स्कॉटलैंड में एक्सेप्ट कर ली गई है। तो देखें, आई होप कि ऐसा हो जाए यहाँ भी, और ये सिलसिला जो चल रहा है जिससे मरीजों को भी परेशानी है, डॉक्टर भी खुश नहीं है, ये सारे मसाइल जो हैं हल हो जाएं तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो एक प्रॉब्लम वो नया होगा कि जो भी ये वेटिंग लिस्ट और उनको जो ख़त्म करना और कम करना होगा, वो एक नया समझें मसला होगा डील करने के लिए। जी अच्छा डॉक्टर इमरान साहब, आप समझते हैं ये जो एहतजाज है ये इंडिजिनस है या कमिंग ईयर इलेक्शन का है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? मेरा नहीं ख्याल कि ज़ाहिर है ये इन्फ्लुएंस तो होता है पॉलिटिक्स का। लेबर जो है वो लेबर ज़्यादातर यूनियंस को सपोर्ट करती है, और यूनियंस ऑलवेज जो है ना वो जो वर्कर राइट्स हैं उन पे बात करती हैं। आप देखें यूनियंस बिल्कुल पॉलिटिकल हो सकती हैं, लेकिन कभी भी उनका जो डिसीशंस होते हैं वो वर्कर राइट से आउट नहीं जाते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप देखें इनका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले जो यूनियन के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जूनियर डॉक्टर्स ने अप टू जो 98% जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने पोल में पार्टिसिपेट किया है कि स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो 71% ने कहा कि होनी चाहिए। तो देखें डेमोक्रेसी तो इनके इंटरनल उसमें है। पॉलिटिकली अगर इन्फ्लुएंस्ड होगा भी तो इंडिविजुअल जो है ना वो सोचते हैं वो अफेक्टेड है। जैसे अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं किस तरह से हर कोई अफेक्टेड है। स्कॉटलैंड में जहां से मेरा ताल्लुक है, जो रेंज है बिटवीन 5 और 9% दी है उन्होंने, डिपेंडिंग ऑन सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। जिनकी कम सैलरी है उनको अप टू 9% दिया है, जिनकी ज़्यादा सैलरी है उनको जो है वो 5% तक दिया है, जो कि एक्सेप्ट हो गया है। नर्सिंग, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो स्कॉटलैंड में तो स्ट्राइक है नहीं, लेकिन ये कि इफेक्ट यहाँ भी होगा, इम्पैक्ट उसका क्रिएट ज़रूर होगा। नेगोशिएशंस के बाद जो भी फिगर सामने आएगी, जाहिर है यहाँ पे भी फिर उसका होगा। तो पॉलिटिक ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। मैं डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, एक जो जूनियर डॉक्टर है वो ज़िंदगी के जिस हिस्से में होता है तो उसको किस तरह के मसाइल का सामना है, और एक जो कंसल्टेंट है उसको किस नौयत के इकनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, एक उमूमी तौर पे अखराजात की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे पहले बताता हूँ कंसल्टेंट के लिए क्या प्रॉब्लम्स होंगी। कंसल्टेंट का तो ये कि स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आप जो स्ट्राइक के दौरान जो है वो आप अपना काम छोड़ के जो काम आपके जूनियर्स करते हैं, जिनको आप ट्रेनिंग देते रहे हैं अरसे से कि कैसे करना है, वो आप खुद कर रहे होते हैं। तो ये स्ट्राइक में एक तो ये कि स्ट्रेस भी होता है, फिजिकल एक्सर्शन भी ज़्यादा होता है, और आपका जो रूटीन वर्क है वो अफेक्टेड होता है, जिसमें कि अगेन काफ़ी वो स्ट्रेसफुल होता है। और उसके अलावा जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि ये सारी चीज़ों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो एक वक्त आता है कि वो आपकी सैलरी जो है अगर इंक्रीज नहीं हो रही तो वो पूरी नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, सिवाय खाना पीना ही नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि उसमें आपके फ्यूल चार्जेस हैं, एनर्जी है, गैस, पानी, बिजली, और उसके अलावा बच्चों के स्कूल के खर्चे, किताबों के, कपड़ों के, ट्रैवलिंग के, तो इकोनॉमिकली ज़ाहिर है वो फीजिबल नहीं होता, इतना आप सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है।
और अभी तक देखें ना 10 से 15 साल के दरमियान ये कुछ भी नहीं हुआ इसमें, और तो ये एक लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, तभी ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स में ये होता है कि उनका इनिशियली जो अगेन वो यही इकोनॉमिकल सिचुएशन यही होती है कि उनको भी ज़ाहिर है पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं ज़िंदगी के को गुजारने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स का एक मसला और होता है कि उनकी जो जॉब होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, कि वो एक यहाँ होते हैं, एक जगह पे होते हैं, वो ट्रेनिंग खत्म होती है तो उनको दूसरी ट्रेनिंग होती है तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो अगेन वहाँ पे रेंट करें या खरीदना तो इतना आसान आजकल नहीं रहा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए अगर आपके पास पैसों की भी कमी हो तो फिर ना तो काम का आउटपुट इतना सही होता है और ना आपकी लाइफ जो है वो इजीली गुजर सकती है। तो ज़्यादा मतलब मेरा ख्याल है जूनियर डॉक्टर्स का और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि उनके पास काम का भी प्रेशर होता है और दूसरी भी चीज़ें होती हैं। कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो अपना एक टॉप पे आने के बाद उनका एक लाइफस्टाइल और जो वर्क पैटर्न है वो एक स्टेबल होता है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। जबकि जूनियर डॉक्टर्स को ये रहता है कि भाई इतने अरसे के बाद मेरी जॉब खत्म हो रही है, उसके लिए मुझे अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये उनके लिए भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है ये। तो जूनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट दोनों ही अफेक्टेड होते हैं, मेरे ज़्यादा होते हैं इसमें। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हमारे साथ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त हैं हालात और ये जो अपॉइंटमेंट्स मनसूख हुई हैं, ऑपरेशंस डिले में चले गए हैं, बैकलॉग बढ़ गया है, ऑलरेडी 7-8 मिलियन का जो बैकलॉग है वो NHS का है, तो ये रिकवर कैसे होगा अगर यही हड़ताल, यही खींचतानी चलती रही? कितना टाइम लग जाएगा इसको? ये तो पहले ही इस पे कॉल्स हैं कि NHS नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसको पूरी दुनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट समझा जाता है, लेकिन वो पहले ही जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रही है। वजह ये कि पहले ही इतना इस हड़ताल के से पहले भी अगर देखें तो क्यों इतनी लंबी है, वेटिंग टाइम्स, प्रेशर इतना बढ़ गया है, टाइम नहीं है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आप कितने घंटे और लगवा लेंगे भाई? जो यूरोपियन लाज हैं, जो UK के लाज हैं, आप एक टाइम ले सकते हैं ना डॉक्टर्स से। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप जो है वो दिन में 12-12 18-18 घंटे काम करवाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके जो मुझे लगता है ये तो बहुत इसका सोल्यूशन जो मेरे जहन में है वो फिर एट द एंड ऑफ द डे मनी है। पैसा ज़्यादा होगा तो हायर करेंगे ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा बाय कर लेंगे सर्विसेज, बाय सर्विसेज करेंगे, जितने घंटे आप ज़्यादा लगाएंगे उतना बैकलॉग को ख़त्म करेंगे, जो मुझे लगता नहीं है ख़त्म होगा। अगर करना ख़त्म हो सकता होता पहले ही पैसा लगा लेते उस पर। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो पायल बढ़ रहा है इसमें भी तो मनी जा रही है ना। देखिए, मैं अभी आपको बताया कि 1 बिलियन से ज़्यादा कॉस्ट कर चुकी हैं ये स्ट्राइक्स, फर्दर करेंगी अभी 3 डेज के डिले, और क्रिसमस में देखिएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वहाँ तो और ज़्यादा मसला होता। तो ये तो बहुत ही इंतहाई चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी यहाँ लोगों को। कुछ एरियाज में आप देखें, सिर्फ आपने, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, जनरल प्रैक्टिस में अगर आपने जाना है सर्विस के लिए, कोई माइनर एलिमेंट है, कोई इन्फेक्शन है आपको, या इन्फेक्शन नहीं भी है, नज़ला बुखार है, आपने जाना है वहाँ पे, तो कुछ एरियाज में यहाँ पे आपको 3 से 5 दिन वेट करना पड़ता है एक डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो ये आप क्या समझते हैं फिर इसमें लोग, और फिर वो 5 दिन वेट करने के बाद वैसे लोग सही हो जाते हैं। तो पेन, सफरिंग जो है, सोशल पेन और सफरिंग के अलावा जो बॉडी पेन और सफरिंग है वो तो फिर अनइमेजिनेबल है ना, और इससे फर्दर एस्केलेट होगी सिचुएशन। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट जो है वो कोई अच्छा स्टेप उठा रही है इनको नेगोशिएट करके, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आके वो जो कॉम्प्रोमाइज है वो करके इनको फिनिश करना चाहिए मामला, ताकि सिचुएशन जो है ना वर्स ना हो। सही, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो सिचुएशन और वर्स होगी। अच्छा डॉक्टर अशरफ साहब, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और लेबर इसकी पुष्पनाही कर रहे हैं। एक उमूमी तौर पे दुनिया भर में जहाँ एहतजाज होते हैं वहाँ अपोजिशन की जमातें उसको पुशअप करती हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है।
लेकिन जो आपकी जमात है कंजर्वेटिव जो हुकूमत में हैं, उनके जहन में चल क्या रहा है? वो किस हद तक इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे कि आप 7-8 मिलियन के बैकलॉग पे हैं, आपकी 9-10 लाख अपॉइंटमेंट्स मनसूख हो रही हैं और ये सब लेकर सफ़र अवाम कर रहे हैं और अवाम ने ही एट द एंड ऑफ द डे वोट करना है? मैं आपको इनसाइट बता देता हूँ जो गवर्नमेंट ने करना है और जो वो सोच रहे हैं। जिस तरह मैं बात कर रहा था, 2-3 रीजंस हैं जो वो गवर्नमेंट के सामने हैं, और जो एक रीज़न ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के माइंड में है, क्योंकि वो ही इज़ अ बैंकर और उन बैकग्राउंड उनका जो है वो फाइनेंस का है, तो ही इज़ फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन। और वो उनका ख्याल है कि जो सैलरीज हैं उनको हर डिपार्टमेंट की सैलरीज को कंट्रोल में रखा जाए ताकि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आए, और उसके इफ़ेक्ट्स आए हैं। पिछले 4 वीक से इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो गई है, और गवर्नमेंट का ख्याल है कि जब इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो सबकी जो है वो हर चीज़ की कम होगी, और इट विल बेनिफिट एवरीबडी, नॉट ओनली 1 मिलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ NHS बट जो सारे लोग हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन डाउन ताकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो, इंटरेस्ट रेट नीचे आए। इसलिए उन्होंने जो है वो स्टॉप लगाया हुआ है सैलरीज पे, नॉट ओनली NHS एम्प्लॉयज़ बट दूसरे भी। पर उसका हल है जो नर्सिस का था, जिस तरह वो रिजॉल्व हुई, उसमें भी हमने जो है रोल अदा किया नेगोशिएशन का बिटवीन द नर्सिस ऑर्गेनाइजेशन। हम मेडिकल का भी जो है उसमें भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन वी आर टेकिंग पार्ट। जो डील है, अब डॉक्टर्स जो थे ये शुरू हुए हैं 29% राइज पे, क्योंकि जो डॉक्टर्स का लॉजिक है वो ये है कि पिछले 10-15 साल से जो सैलरीज हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, तो उनकी डिमांड थी कि 29%, और वो सडनली वो राइज काफ़ी ज़्यादा। और उससे ये नहीं है कि डॉक्टर्स को देने के पैसे नहीं है, पर उससे दूसरे डिपार्टमेंट जितने हैं वो सारे के सारे जिनसे सेटल हो गया वो भी वापस आ जाएंगे स्ट्राइक पे। तो गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया 6, और मेरी जो इंटरनल जो बातचीत होती है मैंने उनको 9% पे मनवाया हुआ गवर्नमेंट को। पर वो कहते हैं कि पहले डॉक्टर जो है वो नीचे तो आए। पहले जूनियर डॉक्टर का इशू था, अब जो है कंसल्टेंट भी उसमें आए हैं, तो 29 तो अनरीजनेबल है। और जिस तरह नर्सिस ने 6 और 7 और 8% पे डील की है, उस पर डॉक्टर्स की भी डील हो जाए, क्योंकि जो इंटरनल स्टोरी है मेरा भी काम यही है। जूनियर डॉक्टर्स के लिए तो इट इज़ जेन्युइनली टफ टू बी ऑनेस्ट। उनके लिए अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जब लंदन में जो लोग काम करते हैं वो जितनी सैलरी होती है उतने में उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती, बट जो कंसल्टेंट एंड सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो रीजनेबल हैं, और जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनकी तो लिमिट जो है वो डिफरेंट है। पर जो सिर्फ सैलरीज पे भी काम करते हैं वो 100,000 या 100,000 प्लस पे काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ये समझती है कि वो उनके लिए जो है वो दे कैन सर्वाइव विद दोज सैलरीज। पर और ये है कि इसको अगर इंक्रीज़ किया जाए तो थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, और ताकि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो है वो अनरेस्ट ना क्रिएट हो। और सेकेंडली जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 10 के करीब चली गई थी, तो वो इन्फ्लेशन इससे बढ़े ना, बल्कि जिस तरह डिक्रीज़ होना शुरू हुई है वो उस तरह डिक्रीज़ होती जाए। और जब इन्फ्लेशन जो है नीचे आती है तो फिर उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हर चीज़ पे आता है। जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कॉस्ट पे, जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो मॉर्गेजेस हैं, अगर ये 29% भी मान ली जाए डॉक्टर्स की वेजेस, बट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जाए, तो वो जो सैलरी राइज होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसका नुकसान होगा। तो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग। नहीं, ये 9% आप जो 9% का सोच रहे हैं या जिस पे आपने गवर्नमेंट को कन्विंस कर रखा है, वो जूनियर डॉक्टर्स के लिए या कंसल्टेंट्स के लिए? ये सही काम की बात की है। जिस तरह हमने नर्सिस का डील करवाई थी कि जो बिल्कुल जूनियर नर्सिस थी उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिला था। अब जो नर्सिस के 6 बैंड होते हैं, जो बैंड 6 में नर्सिस होती हैं सीनियर, उनका काम भी बहुत थोड़ा होता है। सब जो मेरे कोलीग इस कॉल पे हैं वो उनको पता है कि जूनियर नर्सें ज़्यादा काम करती हैं, और जो 36 आवर्स का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो 80,000 90,000 कई 100,000 से ऊपर भी कमाती हैं।
तो जो गवर्नमेंट की सेटलमेंट हुई थी वो जूनियर नर्सेज के लिए ज़्यादा था और सीनियर नर्सेज के कुछ बैंड को तो बिल्कुल कोई इंक्रीज नहीं थी। तो वो ऑन दैट बेसिस जो डिस्कशन अभी है, जो मेरी स्टीव बार्कले से रेगुलर बातचीत होती रहती है, अभी हमारी कॉन्फ्रेंस अगले वीकेंड पे मैनचेस्टर में, तो उसमें हमने पूरा सेशन रखा हुआ है डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स का, NHS का, मंडे 2 अक्टूबर की इवनिंग को 10 o'clock उसमें सारे शामिल होंगे और उसमें ये फिर दोबारा बात होगी कि इस मामले को किस तरह ख़त्म किया जाए। इसके जिस तरह डॉक्टर साहबान ने बताया, इसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, इस पे जो है वो वेटिंग लिस्टें बढ़ रही हैं और ट्रीटमेंट और लोगों की सफरिंग है। तो गवर्नमेंट वांट्स टू एंड दिस सिचुएशन, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू गिव व्हाट डॉक्टर्स आर आस्किंग। समवेयर अराउंड 8-9% की ऑफर मिल सकती है और इस इशू को एमिकेबली जो है रिजॉल्व। मैं अपनी तरफ से एज ए डॉक्टर ये भी समझता हूँ कि हमारा पहला फ़र्ज़ जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। और इस कंट्री में मैं तो सारा, मुझे तो 30-35 साल हो गए। मेडिकल प्रोफेशन इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन और रीज़नेबल हर टाइम पे जो है वो सैलरी मिलती है और फिर यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस की भी इजाज़त है खुली। तो उस चीज़ों को सामने रखते हुए अगर डॉक्टर्स भी इसको पॉलिटिकली मोटिवेशन को एक्सक्लूड करें और जो डॉक्टर समझते हैं कि हमने NHS को भी चलाना है, तो उनको काम पे वापस आना चाहिए और एक रीजनेबल जो है ऑफ़र जो उसको एक्सेप्ट करके जो है NHS को दोबारा, NHS के इशू सिर्फ ये सैलरीज़ के नहीं है, NHS के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि जब ये शुरू हुई थी उस वक्त ट्रीटमेंट बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते थे, उस वक्त सिर्फ मेडिकेशन होती थी। अब प्रोसीजर और चीज़ें इतनी कॉस्टली हो गई हैं कि NHS को मेंटेन करना और उसको उसके ऊपर जितने पैसे लगते हैं टोटल, वो तो काफ़ी मुल्कों का टोटल बजट नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को सोच के अगर एक दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाए तो मेरे ख्याल में दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। जी, अच्छा डॉक्टर फ़हीम साहब, आप एग्री करते हैं डॉक्टर फ़हीम साहब जो अशरफ साहब बात कर रहे हैं और जो 29% पे आपका मुतालबा है, इस पे कितनी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं कंसल्टेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स? हाँ, ये तो फैसल मैंने भी जैसे कहा था कि वो तो मतलब उनको थोड़ा नीचे आना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा ऊपर आना चाहिए। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पहले जब ऑफर किया था तो उनका कहना यही था कि दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट ऑफर, और ये इस तरह की उन्होंने बात की थी, जो कि मतलब ये कि इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए और क्योंकि जाहिर है कि उसको देखने के बाद सारा कुछ जो सूरत हाल है उसके हिसाब से होना चाहिए। और क्योंकि इससे तो NHS को ही पड़ रहा है, NHS का वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेशेंट, कैंसर के पेशेंट हैं, कुछ हार्ट पेशेंट्स हैं, दूसरे जो ऑपरेशन वाले पेशेंट हैं, पेन में वो सफ़र कर रहे हैं। तो दैट इज़ बिग इशू ना। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए रादर देन रिजिड पर्सन, यू नो। जब है तो और डॉक्टर्स का जाहिर है कि काम भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइफ सेविंग जो उनका काम होता है कि लोगों की लाइफ बचाना और उनको बेहतर करना। तो इस हिसाब से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हर चीज़ को आप एक ही रूल को फॉलो नहीं कर सकते कि उसी रूल को आप फॉलो करें, और हर चीज़ हर डिपार्टमेंट में हर एक के लिए थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि कंजर्वेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी से। एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट इन लंदन, आई डू सपोर्ट द कॉज ऑफ द स्ट्राइक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद स्ट्राइक नहीं करता। जो स्ट्राइक के डेज होते हैं उसमें हम अपना काम जो है वो करते हैं, जैसा जो भी है हमारा एक रोटा बन जाता है और उस हिसाब से वो पूछ लेते हैं हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं कि कौन लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे होते उनका रोटा उसी हिसाब से वो मुख्तलिफ वार्ड्स वगैरह कवर करते हैं। और मैंने भी कोई एक दिन भी स्ट्राइक नहीं की है। तो ये एक्चुअली ये कि मैं खुद शामिल नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं आई एम वेरी अगेंस्ट स्ट्राइकिंग एंड मेकिंग द पेशेंट सफ़र, यू नो। तो लेकिन ये कि सूरत हाल ऐसी है कि अब आप हर एक जो है वो इस तरह नहीं सोचता। वो ज़ाहिर है कि उनकी अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं और वो कुछ और कर नहीं सकते, इसी से उनको अपनी लिविंग जो है वो करनी है। तो
उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए और इसको ये एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि इसमें बेसिकली जो सफ़र कर रहे हैं वो पेशेंट है। हमें तनख्वाह तो फिर भी मिल रही है, लेकिन पेशेंट सफ़र कर रहे हैं इसमें और लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर फ़हीम साहब, आपने कहा कि आपको तनख्वाह थोड़ी मिलती है या ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो इलाज मुआलजा है वो वक्त पर मरीज़ों को नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर इमरान अराइन साहब, अभी जो डॉक्टर अशरफ साहब ने बात की है ये भी कुछ हक़ाइक़ हैं। हमने देखा कि चंद दिन पहले जो मॉनिटरी बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई है, शरह सूद को नहीं बढ़ाया गया है। दैट मीन्स कि जो अफरात ज़र है, ये महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो किसी हद तक अगर कम नहीं हो रही तो बढ़ भी नहीं रही है। अगर महंगाई बढ़ती रही और आपकी तनख्वाह बढ़ा भी दी जाए तो कितनी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी। और महंगाई को अगर काबू ना किया गया, और उसके तो तरीके यही होते हैं कि आपको थोड़ा इकॉनमी को स्लो डाउन करना होता है, हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने होते हैं, तो ये सब्र का घूंट पिया जा सकता है डॉक्टर्स की तरफ से कुछ अरसा मज़ीद? मेरा ख्याल है कि इन प्रिंसिपल डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं। वैसे तो होना तो यही चाहिए कि इकोनॉमिकली कंट्री डेवलप करे, इन्फ्लेशन जो है वो उसका सिग्निफिकेंट इनको रिडक्शन चाहिए, उसमें नीचे ले जाएं, जो कि प्राइम मिनिस्टर का टारगेट भी है कि क्रिसमस तक हम इसको 5% तक ले जाएंगे, जो कि ऑन ट्रैक है, लेके भी जा सकते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें ना, अगर आप एग्जांपल ले लें जूनियर डॉक्टर्स की, तो अगर लास्ट 15 ईयर्स से इनके कोई सैलरी इंक्रीज नहीं हुआ है, नहीं मिला है, तो आप समझते हैं कि 10 से 12 पाउंड पर आवर थे कि आप जूनियर डॉक्टर सर्वाइव कर सकते हैं यूके में? आई डोंट थिंक सो। ये एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि इस लेवल पे उनको इतने पैसे कम दे के उनसे आप काम करवाएं और वो अपनी फैमिली को रख ना सकें और वो घर भी अच्छा रेंट ना कर सकें, और आप यूके में रह रहे हैं, किसी ऐसे कंट्री में डेवलपिंग नहीं रह रहे हैं जहाँ भी वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक ऑफर देनी चाहिए और अच्छी ऑफर देनी चाहिए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है इससे कम से कम वो जो आपके डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट को सपोर्ट करते हैं और मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि वो एम्पावर कर सकते हैं पेशेंट को। तो मैं नहीं समझता उनके लिए अगर इतनी मुश्किल है। जूनियर डॉक्टर्स एक बड़ा चंक है जो कि कंसल्टेंट्स को सपोर्ट करता है, इनको अपने टारगेट्स जो है इनके पेशेंट सेटिस्फेक्शन के अचीव करने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रगल होगा। और फिर देखें, स्ट्राइक के अलावा भी आप देखें, स्ट्रेस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ऑफ सिक होते हैं, और कितना, और यहाँ तो ऑफ सिक जो होते हैं उनको पैसा मिलता रहता है। ये तो नहीं है कि ऑफ सिक हो जाएंगे, घर पे बैठ जाएंगे, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। एक टाइम फ्रेम है उसका। आप 6 दिन तक सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए आपको, 5 दिन तक घर बैठ रहे हैं, आप बोले मैं सिक हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर सैलरी इंक्रीज कर देंगे, कुछ आपकी सोसाइटी में लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उनकी जो वेलबींग है उसका ख्याल रखें, ताकि वो उस सोसाइटी को चला सकें। तो डॉक्टर्स मेरे ख्याल में उनमें से एक है। मैं ये नहीं कहता बाकी लोग नहीं है, बहुत सारे लोग बाकी भी हैं। एक रीजनेबल ऑफर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 9% तक अगर वो एग्री कर लेते हैं तो ये एक रीजनेबल ऑफर है, जो कि मेरे ख्याल में डॉक्टर्स को भी नीचे आकर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है पिछले दिनों 11 तक रहा है, अब वो 7 तक आ गया है, उसकी एवरेज देखेंगे वो इतनी ही बनेगी। तो बहुत रीजनेबल है 8-9%। यहाँ स्कॉटलैंड में हमने एक्सेप्ट किया है अप टू डिपेंडिंग ऑन प्रोग्रेसिव जो सैलरी इंक्रीमेंट है बिटवीन 5 और 9% था, जो कि यहाँ एक्सेप्ट हुआ है और यहाँ नहीं है स्ट्राइक्स। तो क्लियरली ये कनेक्टेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, इन्फ्लेशन से और आपकी ग्रोथ से। ग्रोथ तो इनकी 0.3% है इस गवर्नमेंट की। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी लो है तो कैसे आप जो है इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इन्फ्लेशन दोनों कंट्रोल हो और दूसरी तरफ सैलरी का भी एक रीजनेबल इंक्रीज। सही है। डॉक्टर अशरफ साहब, क्या रीज़न है कि स्कॉटलैंड में मुआहिदा हो जाता है, गवर्नमेंट डिमांड मान लेती है, डॉक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ये नहीं हो पाया? इसकी रीज़न क्या है? जो वहाँ की पार्टी है MSP, क्या नाम है उसका, वो, और जो मेजॉरिटी है उन्हीं की है। जो लेबर है वो और कंजर्वेटिव है वो बहुत थोड़े हैं।
तो वहाँ जो इतनी अभी यहाँ पे जो बैलेंस चल रहा है पॉलिटिक्स का इंग्लैंड में और वेल्स में, उसमें लेबर पार्टी की रेटिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा है कंजर्वेटिव पार्टी से। तो वो समझ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर और बढ़ाएंगे, स्ट्राइक्स रखेंगे तो ये गवर्नमेंट फेल हो जाएगी और इलेक्शन होंगे और वो जीत जाएंगे। जबकि स्कॉटलैंड में ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे एक ही पार्टी है जिसकी 80-90% जो पॉपुलैरिटी है, जिसमें आजकल एक पाकिस्तानी हमारे वहाँ हैं, अब चीफ मिनिस्टर समझ लें। तो वो वहाँ पे पॉलिटिक्स स्लाइटली डिफरेंट है और पहले भी वहाँ पे जो स्ट्राइक्स थी वो सेटल हो जाती हैं। यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं उसको ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और आई सपोर्ट द डॉक्टर्स राइट्स, पर यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सबको, मेरे कॉलीग्स को पता है कि जो BMA है, पता नहीं वो वेदर इट वर्क्स फॉर डॉक्टर्स आर नॉट। डॉक्टर मेंबर भी बनते हैं, पर मैंने तो जिसको पूछा जब उनको कभी प्रॉब्लम आई है तो BMA ने हार्डली उनकी हेल्प की है, पर जब ये स्ट्राइक का इशू है तो उसमें वो काफ़ी पेश है। डॉक्टर दोनों जो मेरे दोस्त हैं, मुझसे तो जूनियर ही होंगे, बड़े माशाल्लाह दोनों वेरी ब्राइट डॉक्टर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी डॉक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ वो स्ट्राइक नहीं कर रहे। और हम लोगों का एक जो पुरानी हमारी तरबियत है वो डिफरेंट है। वी केयर फॉर पेशेंट्स। हमें जो हमारा ओथ है वो उसकी इजाज़त नहीं देता कि हम पेशेंट्स को सफ़र करवाएं अपने इंटरेस्ट के लिए, जिसका हमने ओथ लिया हुआ है। पर एट द सेम टाइम आई फुली एग्री दैट देयर शुड बी नेगोशिएशन, और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, बल्कि उसको इस बैलेंस पे रखना चाहिए कि वो जो इकॉनमी है वो सफ़र ना करे। और डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि ये पहली दफ़ा कंटिन्यूस जब ये 0.25% था इंटरेस्ट रेट, जो अब बढ़ के 6 से ऊपर चला गया है। तो दिस लास्ट वीक वाज द फर्स्ट वन जब बढ़ा नहीं, वरना एवरी वीक 0.25 बढ़ रहा था। तो उसको अगर हम देखें, जो इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हर शख्स को जिसने मॉर्गेज ली हुई है, जिसका घर है। और अगर आपने इधर से 500 या 300 बढ़ा लिया सैलरी का, और उधर से जो है मॉर्गेज जो है वो हर महीने 500 बढ़ती गई, तो वो फिर एंड ऑफ द डे तो नुकसान ही होगा। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इतनी डेस्परेट सिचुएशन तो नहीं है मेडिकल में। एक हद से ऊपर तो माशाल्लाह रीजनेबल कमाते हैं सारे। तो एक अंडरस्टैंडिंग से ये बात गवर्नमेंट क्यों नहीं जल्दी ऑफर कर रही 9%, उसकी वजह यह है कि चूंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर आज गवर्नमेंट 9% करेगी तो BMA उसी वक्त रिजेक्ट कर देगी। तो फिर जो बेसलाइन आएगी वो 6 से 9 पे चली जाएगी, और फिर जो डिस्कशन होगी वो 12% की रेंज में होगी, विच विल नॉट बी पॉसिबल। और मैं ये बता सकता हूँ गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर का, कि ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज़ नॉट विलिंग टू इंक्रीज द सैलरीज। वो जो 6% की नेगोशिएशन हुई थी उसमें हमने काफ़ी काम किया था। वो बड़ी नेगोशिएशन और डिबेट्स के बाद गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया था। तो इस लिहाज से 9% ऑफ़र आ सकती है, प्रोवाइडेड कि उधर से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नज़र आए। वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो नर्सेज यूनियंस की तरफ से थी। नर्सेज 2 यूनियन थी, वो बहुत फ्लेक्सिबल थी, एक काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। यहाँ पे BMA इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द स्ट्राइक्स। तो BMA में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो सेटलमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगी, और उसका फिर इफ़ेक्ट जो ये पड़ेगा कि जो बाकी डिपार्टमेंट स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट समझती है कि अगर हमने NHS की स्ट्राइक्स को इतना कंट्रोल किया हुआ है तो बाकी को तो हम इससे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स के अलावा पब्लिक की सिंपैथी भी डॉक्टर्स के साथ हो सकती है, क्योंकि ए गुड डॉक्टर विल बी ट्रीटिंग पेशेंट विद मोर पैशन। मनी आजकल जितनी इम्पोर्टेंट है, पर गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू बज ऑन दिस। तो ये 6 to 9% में किसी जगह डील हो सकती है, प्रोवाइडेड BMA को अगर डॉक्टर खत लिखें कि भाई बस करो, रीजनेबल ऑफर आती है तो एक्सेप्ट करके इसको बंद करें काम को। उसकी वजह यह है कि जो डॉक्टर इमरान और फैसल हैं, शायद दूसरे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, और वो उनको 2-3 लोगों का काम करना पड़ रहा है। तो जो लोग स्ट्राइक पे नहीं जा रहे उनको सही है। अशरफ साहब, डॉक्टर फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि विद इन डॉक्टर्स, अब तो खैर जूनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट इसको लेकर एक पेज पर हैं,
लेकिन वो डॉक्टर्स जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं और कुछ आप जैसे लोग हैं जो स्ट्राइक पे नहीं जाते, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, ज़ाहिर एक तफरीक तो पाई जाती है। तो ये वाक़तन एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है जो आपको एक नुक्ते पे नहीं आने देती। अगर आपको 8-9% ऑफ़र हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो दूसरी दलील है डॉक्टर अशरफ साहब की कि अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको मॉर्गेज ज़्यादा पे करने हैं, आपके अखराजात तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। देखें फैसल, पॉलिटिकल मोटिवेशन तो कोई भी नहीं है, और हम तो जाहिर है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है एवरीबडी नोज के यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वजह से सारा ये हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, हम पेशेंट के लिए भी हम सफ़र करते हैं। जब स्ट्राइक डेज नहीं होते हैं तब भी हम समझते हैं कि NHS में पैसे इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, उनमें फैसिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये मतलब लैकिंग तो है, फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है NHS में। ये आप देखें ना, वेटिंग लिस्ट एक साल की है बाज़ जगहों पे, कि वो क्योंकि उनके पास इतने लोग नहीं है कि वो उनको डील कर सकें। अगर लोग हैं तो फैसिलिटीज़ नहीं है। यानी अगर मैं अपनी क्लिनिक में चाहूँ कि एक एक्स्ट्रा आदमी आके वो मरीज और देख ले तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो उसमें NHS में इटसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम द स्ट्राइक, NHS एज अ होल नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, जो कि उसमें कम होती है। इसी वजह से जो स्ट्राइक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है, वो यही है कि लोग जो हैं उनमें उनको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। उनको जब वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं उनको सही है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, डॉक्टर इमरान आरब, डॉक्टर अशरफ चौहान साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।